नमस्कार। इतिहास की किताबों में एक अहम और कह सकते हैं थोड़ी जटिल बहस हमेशा चलती रहती है जी हाँ। कि आखिर सामंतवाद से पूंजीवाद का ये जो सफर है ये तय कैसे हुआ। हमारे पास इतिहास लेखन के कुछ नोट्स हैं और आज हम इसी बहस के मुख्य विचारों और अलग-अलग नजरियों की थोड़ी गहराई से पड़ताल करेंगे। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है। सही कहा। ये समझने की कोशिश है कि हमारी आज की दुनिया, जो पूंजीवादी दुनिया है, वो बनी कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बुनियादी सवाल क्या थे इस बहस के? मतलब सामंतवाद का पतन क्यों हुआ और फिर पूंजीवाद का उदय कैसे हुआ? हाँ, और क्या ये बदलाव एकदम धीरे-धीरे सहज रूप से आया या फिर किसी एक खास वजह से अचानक? और इसमें अलग-अलग कारकों की भूमिका, जैसे बाजार या फिर वर्ग संघर्ष या शायद जनसंख्या, क्या मुख्य था? अच्छा, तो ये बहस शुरू कहाँ से हुई? मार्क्सवादी इतिहासकारों के बीच शुरू हुई थी और इसमें एक बड़ा मोड़ था 1940 और 50 के दशक की डॉब-स्वीजी बहस। वो एक अहम पड़ाव माना जाता है। डॉब-स्वीजी? हाँ, मॉरिस डॉब। उनका तर्क जहाँ तक मुझे याद है ये था कि सामंतवाद अपने अंदरूनी कारणों से अपने ही बोझ से ढह गया। बिल्कुल, अंदरूनी कारण। मतलब जैसे सामंतों की लगातार बढ़ती ही मांगे, फिर खेती की पैदावार का एक तरह से रुक जाना और किसानों का विरोध। हाँ, उनके लिए वर्क संघर्ष, क्लास स्ट्रगल, वो केंद्रीय था। वही बदलाव का इंजन था। ठीक है, तो डॉब ने अंदरूनी डायनेमिक्स पर जोर दिया। जी, लेकिन पॉल स्वीजी का नजरिया इससे थोड़ा अलग था। उनने बाहरी ताकत पे ज्यादा जोर दिया। बाहरी ताकत जैसे मध्ययुगीन काल में लंबी दूरी के व्यापार का दोबारा जिंदा होना। उनका मानना था कि इसी व्यापार ने शहरों को और मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था को जन्म दिया और इसी ने सामंती व्यवस्था की जड़ें कमजोर कर दी। अच्छा, तो ये दिलचस्प है। एक ही चीज यानी व्यापार, पर दो बिल्कुल अलग सोच। डॉब के लिए वो शायद सहायक था, लेकिन स्वीजी के लिए वो मुख्य कारण बन गया। हाँ, बिल्कुल। एक ने अंदरूनी समस्याओं को मुख्य माना, दूसरे ने बाहरी असर को। और हेनरी पेरेन, उन्होंने भी तो व्यापार की बात की थी। जी हाँ, पेरेन ने भी व्यापार को केंद्र में रखा था, लेकिन उनका संदर्भ थोड़ा अलग था। उन्होंने इसे इस्लामी विस्तार के भू राजनीतिक प्रभावों से जोड़ा। उनका कहना था कि पहले इस्लामी विस्तार ने भूमध्य सागरीय व्यापार को रोका और फिर जब वो व्यापार दोबारा शुरू हुआ तो उसने यूरोपीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी। वो भी व्यापार केंद्रित मॉडल था, पर वजह थोड़ी अलग बताई उन्होंने। सही। अच्छा, व्यापार और वर्ग संघर्ष के अलावा एक और पहलू आता है जनसंख्या का। हाँ, वो भी एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आबादी का घटना बढ़ना ये बहुत अहम था। जैसे पहले जनसंख्या बढ़ी और फिर 14वीं शताब्दी में वो भयानक प्लेग, ब्लैक डेथ। हाँ, उसने तो यूरोप की एक बड़ी आबादी को खत्म ही कर दिया। तो उससे क्या हुआ? मजदूर कम हो गए होंगे। बिल्कुल, मजदूरों की भारी कमी हो गई और जो किसान बच गए उनकी मोलभाव करने की शक्ति, उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ गई। हाँ, ये सोचना भी बड़ा दिलचस्प है कि कैसे एक महामारी ने सदियों से चले आ रहे सामाजिक और आर्थिक ढांचों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। सही कहा। लेकिन ये जो व्यापार और जनसंख्या वाले मॉडल थे, क्या सभी इतिहासकार इनसे सहमत थे? शायद नहीं। मुझे रॉबर्ट ब्रेनर का नाम याद आ रहा है। हाँ बिल्कुल, 1970 के दशक में रॉबर्ट ब्रेनर सामने आए और उन्होंने इन दोनों ही मॉडलों की, मतलब व्यापार वाले की भी और जनसंख्या वाले की भी, तीखी आलोचना की। उनका क्या तर्क था? ब्रेनर का तर्क था कि असली फर्क न तो व्यापार में था, न ही जनसंख्या में। असली फर्क था कृषि वर्ग संरचनाओं में। कृषि वर्ग संरचना यानी कि जमीन पर काम करने वालों और जमींदारों के बीच के रिश्ते कैसे थे। ब्रेनर का मुख्य सवाल ये था कि अगर व्यापार या प्लेग ही कारण थे तो हर जगह एक जैसा नतीजा क्यों नहीं निकला? अच्छा, ये अहम सवाल है। तो कहाँ अलग नतीजा निकला? जैसे इंग्लैंड में, वहां किराएदार किसान थे, थोड़ी प्रतिस्पर्धा थी, तो वहां पूंजीवादी खेती का विकास हुआ। लेकिन अगर आप पूर्वी यूरोप को देखें तो वहां जमींदारों ने किसानों पर अपना नियंत्रण और कड़ा कर दिया। अच्छा, जिसे दूसरा दासत्व या सेकंड सर्फडॉम कहते हैं, और इस वजह से वहां पूंजीवाद का विकास रुक गया। तो ब्रेनर ने इसी क्षेत्रीय भिन्नता पर, रीजनल वेरिएशंस पर जोर दिया। समझ गया। तो ब्रेनर वर्ग संरचनाओं को निर्णायक मान रहे थे। और फिर एक और बड़ा नाम आता है, इमैनुअल वॉलरस्टीन का। उन्होंने तो इसे शायद पूरी दुनिया के स्तर पर देखा। हाँ बिल्कुल, वॉलरस्टीन ने इसे एक वैश्विक विश्व व्यवस्था, वर्ल्ड सिस्टम के नजरिए से देखा। उन्होंने 16वीं सदी से उभरती हुई यूरोपीय विश्व अर्थव्यवस्था की बात की, जिसमें वो कोर और पेरिफेरी वाले क्षेत्र थे। जी हाँ,
कोर यानी केंद्र के देश जैसे इंग्लैंड, फ्रांस जो औद्योगिक उत्पादन करते थे, और पेरीफेरी यानी परिधि के देश जो कच्चा माल और सस्ता श्रम देते थे। और इसमें उपनिवेशवाद की भूमिका भी अहम रही होगी। बहुत अहम। वॉलरस्टीन के मॉडल में कोर देशों का पेरीफेरी का शोषण और उपनिवेशवाद ये केंद्रीय तत्व थे इस विश्व व्यवस्था के बनने और चलने में। ये एक तरह से पूरी दुनिया को एक साथ समझने की कोशिश थी। तो इतने सारे अलग अलग विचार हैं, डॉब, स्वीजी, पिरेन, फिर जनसंख्या वाला मॉडल, फिर ब्रेनर, वॉलरस्टीन। आज के इतिहासकार क्या मानते हैं? कोई आम सहमति है? देखिए, आज ज्यादातर इतिहासकार यही मानते हैं कि ये एक बहुत जटिल मल्टी कॉजल प्रक्रिया थी। कोई एक अकेली वजह नहीं थी। मतलब कई सारे कारण एक साथ काम कर रहे थे। बिल्कुल। आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, जनसांख्यिकीय कारक, यहाँ तक कि आप कह सकती हैं पर्यावरणीय कारक भी, ये सब आपस में उलझे हुए थे। और ये समझना भी जरूरी है कि संक्रमण का रास्ता हर जगह एक जैसा नहीं था। इंग्लैंड का अनुभव फ्रांस से अलग था और उन दोनों का पूर्वी यूरोप से बिल्कुल अलग। तो ये कोई सीधी रेखा में हुआ बदलाव नहीं था। तो कुल मिला के इसका मतलब क्या समझें? क्या ये कि आधुनिक पूंजीवाद का उदय कोई तयशुदा चीज नहीं थी, बल्कि कई अलग अलग ऐतिहासिक और सामाजिक परिस्थितियों का नतीजा था? हाँ, आप काफी हद तक ये कह सकते हैं। ये बहस हमें यही दिखाती है कि इतिहास कितना जटिल होता है और उसकी व्याख्याएं कितनी विविध हो सकती हैं। अगर हम संक्षेप में देखें तो 3 मुख्य व्याख्याएं उभर कर आती हैं। कौन कौन सी? एक तो आंतरिक कारण और वर्ग संघर्ष पर जोर देने वाली, जैसे डॉब और कुछ हद तक ब्रेनर। दूसरी व्यावसायीकरण और व्यापार पर जोर देने वाली, जैसे स्वीजी और पिरेन। और तीसरी जनसांख्यिकी और पारिस्थितिकी को महत्व देने वाली। और आज की सोच ये है कि ये सब आपस में जुड़े हुए थे। हाँ, आज की आम सहमति यही है कि ये सभी कारक एक जटिल तरीके से आपस में जुड़े हुए थे और मिलकर उन्होंने इस बड़े बदलाव को संभव बनाया। ठीक है। यहाँ एक बात और सोचने लायक है, जो शायद इन बहसों में उतनी गहराई से नहीं आई है। वो क्या? वो है उस दौर की सोच, मूल्य, या जिसे हम कह सकते हैं सांस्कृतिक और वैचारिक कारक। ज्यादातर बहस आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं पर केंद्रित रही है। हाँ, ये सही है। जैसे मैक्स वेबर ने प्रोटेस्टेंट नैतिकता की बात की थी, लेकिन वो इस बहस में उतनी केंद्रीय नहीं रही। बिल्कुल। तो ये एक अहम सवाल उठता है कि उस युग की जो मानसिकता थी, जो विश्वास थे, जो मूल्य थे, उन्होंने इस बड़े आर्थिक बदलाव को कितना और कैसे प्रभावित किया होगा। ये शायद आगे की खोज का एक दिलचस्प पहलू हो सकता है। बहुत दिलचस्प नुक्ता। तो ये थी सामंतवाद से पूंजीवाद में संक्रमण पर चली लंबी बहस की एक झलक।